वेलकम बैक। चलिए, निफ्टी तो रेड में नहीं आया, मिड कैप आ गया था, लेकिन ऊपरी स्तरों से भारी गिरावट निफ्टी में 24,850 वाला निफ्टी अब 24,520 पर, मतलब करीब करीब 300 पॉइंट के करीब 330 पॉइंट के करीब ऊपरी लेवल से निफ्टी हल्का हो चुका है इस समय। और बैंक निफ्टी देखिए आप एक बार, बैंक निफ्टी तो कहीं ज़्यादा हल्का हुआ है। 53,800 प्लस वाला बैंक निफ्टी, 53,888 वाला 53,314 पर, मतलब करीब करीब 550 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपरी लेवल से इस समय हल्का हो चुका है। अभय अग्रवाल को जोड़ते हैं, पाइपर सरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर। अभय जी, गुड आफ्टरनून। ये वॉलेटिलिटी जो आ रही है, ये क्या सिग्नल कर रही है? पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, कल की पॉलिसी से मार्केट क्या एक्सपेक्ट करे? गुड आफ्टरनून अनुज। वॉलेटिलिटी मतलब थोड़ा चिंता का विषय है। एज एन इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हैं, वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट एक इतना वॉलेटाइल ना हो। पर मुझे लगता है ये वॉलेटिलिटी का रीजन है कि अभी भी थोड़ा शैलो मार्केट है जिसमें कन्विक्शन नहीं है बायर्स में। तो थोड़ा थोड़ी बाइंग आती है और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो उसके साथ साथ सेलिंग भी आ जाती है। तो क्लियरली अभी भी एक बड़ा लार्ज सेगमेंट है इन्वेस्टर्स का जो इसको एक अभी भी सेल ऑन राइज मार्केट की तरह कंसिडर कर रहा है, और जहां पे उनको अपने प्राइसेस दिखते हैं वो सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। और अभी जो हमने देखा पिछले 1 डेढ़ घंटे में, अनुज आपने कवर किया पूरा, इस तरह की शार्प राइज और शार्प फॉल, ये दिखाता है कि अभी भी ये सेल ऑन राइज मार्केट है, उसका टेक्सचर चेंज नहीं हुआ है। और इन्वेस्टर्स में भी अभी ये कन्विक्शन नहीं है कि इकोनॉमी में और नंबर्स में ऐसा या अर्निंग्स में टर्न अराउंड आने वाला है, जिसकी वजह से हमको एक बाय ऑन डिप्स मार्केट कंसिडर करना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स को समय है उनके पास, मुझे लगता है एक अच्छी बात भी है, वॉलेटिलिटी है तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको मौके भी अच्छे मिलते हैं। उसी तरह इसको देखना चाहिए। और पॉलिसी की मेरे को लगता है कि कल जो कल जो क्रेडिट पॉलिसी है आरबीआई की, उसमें मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ना ना सिर्फ एक रेट कट होगा बल्कि एक डविश स्टैंस भी होगा आरबीआई गवर्नर का। क्योंकि जिस तरह से स्लो डाउन हुआ है इकोनॉमी में, हमने देखा कंजम्पशन लेड डिमांड काफी ड्रॉप हुई है और अभी भी पिकअप नहीं हो रही है। और उसका इम्पैक्ट मैक्रो नंबर जीएसटी कलेक्शन में दिख रहा है। तो वो एक आरबीआई ये नहीं चाहेगा कि सारी उंगलियां उसको उसके ऊपर उठे कि उन्होंने रेट कट नहीं किया, इसकी वजह से अर्निंग्स और कंजम्पशन डिमांड एकदम स्लो है। तो वो अपनी तरफ से जो कर सकेंगे करेंगे, और उसके बाद वो एक ओनस डालेंगे सरकार के ऊपर कि सरकार भी टैक्स रैशनलाइजेशन के थ्रू, जीएसटी रैशनलाइजेशन के थ्रू एक ऐसा माहौल क्रिएट करेगी जिसमें कंजम्पशन पिकअप हो सके। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ना सिर्फ एक पॉलिसी में एक कट होगा, उसके साथ में एक डविशनेस भी आएगी एक स्टैंस में, क्योंकि इस समय ग्रोथ पे ज्यादा फोकस होना चाहिए सरकार का कंपेयर टू हाई टैक्सेशन, या इस चिंता में आ जाए कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। आई थिंक इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइवेट कैपेक्स को स्टार्ट करें। तो उसके लिए एक रेट कट का इन्वायरमेंट बना हुआ है, और मुझे लगता है उसी डायरेक्शन में आरबीआई भी जाएगा। लेकिन ओके, फेयर इनफ। तो आरबीआई की तरफ से आप कह रहे हैं फिर एक रेट कट और दोनों, फिर सीआरआर कट भी आएगा या फिर दोनों में से एक आएगा? ये सीआरआर कट तो मुझे लगता है गिवन है, वो 25 बेसिस हम्म। पॉइंट का सीआरआर कट वो आरबीआई के लिए बहुत इजी है और एक सिग्नलिंग भी है। पर जो रेट कट है वो मेरा थोड़ा अग्रेसिव स्टैंस है इसमें। मुझे लगता है उनको करना चाहिए, वो करें ना करें अब फ्रैंकली बहुत डिफिकल्ट है। पर जिस तरह का जो मैक्रो एनवायरनमेंट है हर्षदा, आप देखिए हर पिछले 3 महीने में फेस्टिव सेल बिल्कुल एक्सपेक्टेड जैसी थी वैसी नहीं थी। इन्वेंट्री अभी भी काफी ज्यादा है सिस्टम में। अब एक सिर्फ आरबीआई के रेट कट से भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व इमीडिएटली नहीं हो जाएगी, पर एक एटलीस्ट एक सिग्नलिंग होगी कि हाँ, सरकार और आरबीआई जॉइंटली ये चाहते हैं कि कंजम्पशन लेड डिमांड वापस आए, लोग फिर से गाड़ियां खरीदें, लोग फिर से कंजम्पशन स्टार्ट करें, रियल एस्टेट बिके, पेंट पॉलिश जैसे प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी डिमांड वो फिर से वापस आए। तो मुझे लगता है कि इसकी ये सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके चलते एक रेट कट होना चाहिए इस समय, रादर देन लिविंग इट टू लेट। क्योंकि टू लेट में क्या होगा कि फिर वो डिमांड इस तरह से गिर जाएगी कि आप उसको सिर्फ रेट कट से बिल्कुल रिवाइव नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है एक अच्छा मौका है आरबीआई के पास, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस रास्ते पे ही चलें। ये अभय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये एक्सचेंजेस में डिपॉजिटरीज में जो मूव आ रहा है
I mean 12% का इन ए सिंगल सेशन. I mean BSE at 51-57. ये क्या दिखा रहे हैं और ये बाजार क्या फैक्टरिंग करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि वीकली एक्सपायरी जो बैंक निफ्टी की गई थी, नहीं मैं बता रहा हूँ, जो निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी गई थी उसका तो गिला शिकवा सब ने निफ्टी के साथ बिठा लिया. जो वॉलेटिलिटी है आज है मतलब ऐसी वॉलेटिलिटी गजब. तो ये एक्सचेंजेस स्टॉक्स में और डिपॉजिटरीज में आप क्या खोज रहे हैं इस वक्त? नहीं, देखिए हमने तो काफी समय से खोजा हुआ है वीरेंद्र, पहले भी हमारी बात हो चुकी है आपके साथ कि एक सेगमेंट है मार्केट का जिसको हमने पिछले 5 सालों से अपने पोर्टफोलियो में एक एलोकेशन करके रखा है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज. और उसमें 3 कैटेगरीज आती हैं. एक तो है डिपॉजिटरीज, जिसमें 2 ही हैं, एनएसडीएल, सीडीएसएल लिस्टेड है. दूसरा है एक्सचेंजेस, उसमें बीएससी एक्सचेंज है, एक लिस्टेड है इक्विटी में, और एमसीएक्स लिस्टेड है. और तीसरा एनएसई है, वो अभी लिस्टेड नहीं है. और फिर ब्रोकरेजेस में आप देखें, एंजल वन एक बड़ा ब्रोकिंग हाउस है जो लिस्टेड है. बाकी जीरोधा, ग्रोवेक्स अब ये लिस्टेड नहीं है. तो ये जो सेगमेंट है जिसको हम कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज कहते हैं, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ वाला सेगमेंट है वीरेंद्र. बिकॉज अगर जैसे जैसे इंडिया की मार्केट कैप बढ़ेगी, अभी हम 4 ट्रिलियन पे हैं, 4 का 6 होगा, 6 का 8 होगा, 8 का 12 होगा. ये कंपनीज ऑलरेडी कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, यहाँ पे 2 प्लेयर हैं या 3 प्लेयर हैं और है ही नहीं, और इनके बीच में ही सारा मार्केट शेयर है. और किसी नए प्लेयर के लिए आना बहुत मुश्किल है. रेगुलेटेड इंडस्ट्री भी है, हाई कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट लगता है, और प्रॉफिट मार्जिन्स काफी अच्छे हैं. इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक इस बात का डर है कि क्या गवर्नमेंट आके प्राइस रेगुलेट करेगी या इन लोगों को प्राइसिंग कम कराएगी. अब उसका भी डर इतना नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता सरकार का ये व्यू है कि ये कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाती हैं. तो एक बड़े सेक्युलर ग्रोथ सेगमेंट में है ये सारी कंपनीज वीरेंद्र. सीडीएसएल, बीएसई, एंजल वन, कैम्स जो कि सिर्फ एक आरटीए है जो लिस्टेड है. के फिनटेक और कैम्स 2 ही लिस्टेड आरटीएस हैं. तो ये बहुत ही एक जबरदस्त सेगमेंट है. मुझे तो याद है वीरेंद्र, जब हमने पहली बार सीडीएसएल अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था तब 200 रुपए का स्टॉक था वो, और आज वो कम बोनस के बेसिस पे मैं देखूं तो 3700 का स्टॉक हो गया. और इस पूरी जर्नी में 200 से 3700 की जर्नी में सीडीएसएल हमेशा महंगा स्टॉक रहा है, हमेशा 40-50 टाइम के फॉरवर्ड पी मल्टीपल पे रहा है. पर वेल्थ ऐसे ही स्टॉक्स में बनती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है वीरेंद्र. कंसिडरिंग हम यहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जिस तरह का रुझान सीमेंट कंपनियों में आया है, जिस तरह का एक्शन इन कैपिटल गुड्स कंपनियों में आया है, अब है इस समय आप क्या वहीं पर ज़्यादा पैसा बेट करना चाहेंगे जहाँ पर क्लियरली वो कैपेक्स स्पेंड देखने को मिलेगा, होपफुली डिमांड ऑफ टेक बढ़ती हुई दिखाई देगी? क्या ये एक ईजियर कैच रहेगा इस मार्केट में राइड करने के लिए? जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ हर्षदा. मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर जो है काफी साइडवेज करेक्शन से, प्राइस करेक्शन से गुजरा है, और बहुत एफिशिएंट कंपनीज हैं हमारी, ग्लोबल लेवल बहुत एफिशिएंट कंपनीज हैं. डिमांड एनवायरनमेंट इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं था, क्योंकि वाइल गवर्नमेंट कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते हुए रहा है पिछले 2-3 साल में, पर प्राइवेट कैपेक्स ने इतना पिकअप नहीं किया जितनी जरूरत है सीमेंट इंडस्ट्री को. पर अब अगर ये प्राइवेट कैपेक्स वापस आता है अगले 3-4 महीने में, तो जो प्राइसिंग पावर थी सीमेंट कंपनीज की काफी समय से मिसिंग थी, वो मुझे लगता है वापस आएगी. और इन कंपनीज में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा होता है हर्षदा, तो थोड़ा भी प्राइस बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स जंप करता है. तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक एक्सपेक्टेशन है कि प्राइवेट कैपेक्स वापस आएगा, डिमांड वापस पिकअप होगी, और उसके चलते सिंस कैपेसिटी एक्सपेंशन जितनी होनी थी हो चुकी हैं, एक्विजिशंस लार्जली हो चुकी हैं, तो प्राइसिंग पावर भी आएगा. तो ये कंपनीज मुझे लगता है कि अगले साल 1.5 साल में काफी एक सडनली बम्पर प्रॉफिट के जोन में जा सकती हैं, जो इन सब स्टॉक्स को रीरेट करेगा. ओके अच्छा, आईटी की बात करते हैं. बाय द वे, निफ्टी में वापस 200 पॉइंट की रैली होगी, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है. बैंक निफ्टी वापस 300 पॉइंट ऊपर हो गया. अबे जी, आईटी में क्या भी होगा इस समय, और अगर चूज करना हो तो लार्ज कैप या मिड कैप कौन से स्टॉक्स बेटर रहेंगे? आईटी जो बड़ा क्लियर सेगमेंटेशन है अनुज, और आप काफी डिस्कस करते रहते हैं, मैं सुनता हूँ आपको भी. आईटी में एक वैल्यू स्पेस है, वो है लार्ज कैप आईटी का, जो है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक काइंड ऑफ कंपनीज, जहाँ पे एक अच्छी अर्निंग्स यील्ड भी है, डिविडेंड यील्ड भी है इन्वेस्टर्स के लिए, और वैल्यूएशन भी इस लेवल पे है कि हाँ, आपको
डबल डिजिट रिटर्न मिलता रहेगा सालों साल तक। पर अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर हैं और आपको ये बेट लेनी है कि मेरे को ग्रोथ से रिटर्न बनानी है, तो फिर मुझे लगता है जो मिड कैप आईटी का स्पेस है, जहां पे कंपनीज ऐसी हैं जो प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रही है, वो मुझे लगता है ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा स्पेस है अगले 4-5 साल के व्यू के साथ। ये फूड डिलीवरी और क्यूकॉम कंपनियां, आज स्विगी 5.5% ऊपर, जोमेटो 300 के पार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और मोमेंटम इनमें बरकरार है, क्योंकि जिस तरह का वो नंबर्स भी हम देख रहे हैं क्यू कॉमर्स के कितने बेहतर हुए थे स्विगी के इस क्वार्टरली परफॉर्मेंस में। दोनों है आपके पोर्टफोलियो में या कोई एक? नहीं, दोनों में कोई भी नहीं है। अच्छा, तो मुझे लगता है ये थोड़ा एक फ्लेवर ऑफ द सीजन है। ऐसा मेरा मैं अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो आपने पूछा है तो ये मेरा बाय और सेल रिकमेंडेशन भी नहीं है, पर मुझे लगता है कि इनके जो यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स हैं, यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मैं पर डिलीवरी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अभी भी सेटल्ड नहीं है। इनका प्राइसिंग मॉडल भी अभी तक सेटल्ड नहीं है, क्योंकि उसमें भी चेंज होते रहते हैं। 4 रुपए डिलीवरी फीस, 6 रुपए डिलीवरी, 8 रुपए, फिर 10 रुपए, और वो किस लेवल पे जाएगी जहां पे कस्टमर अपने हाथ ऊपर खड़े कर देंगे और कहेंगे कि अब थोड़ा ज्यादा महंगा हो गया है। प्लस काफी प्रॉफिट ड्राइव हो रहा है। अब मेन्यू प्राइसिंग को चेंज करके जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी प्राइसिंग एक है, और हम देख रहे हैं कि जो डिलीवरी एप्स पे जो प्राइसिंग है उसमें काफी प्रीमियम है। तो ये मैं देखना चाहूंगा अगले 2-3 क्वार्टर और, कि ये इनके यूनिट इकोनॉमिक्स किस लेवल पे जाके स्टेबलाइज होते हैं, जहां पे ये सस्टेनेबल बेसिस पे फ्री कैश फ्लो बना सके। और आई थिंक एज अ savvy इन्वेस्टर, फ्री कैश फ्लो बेस्ड इन्वेस्टिंग ही बेटर है। मुझे लगता है जिस तरह की इनकी वैल्यूएशन है, हो सकता है अच्छा रिटर्न बनाए, पर इस लेवल ऑफ प्राइसिंग पे, वैल्यूएशन पे, मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है अगले 2-3-4 साल के व्यू के लिए। अच्छा, एक और स्पेस स्पेशलिटी केमिकल्स, यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा? क्या सिलेक्टिवली यहाँ बाइंग की जाए? अनुज, इसमें भी 2 सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो है जो वेल प्राइस्ड वैल्यूएशन वाले स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हैं, उसमें एग्रो केमिकल वाले ज्यादा आते हैं मेरे हिसाब से। जैसे हमारे पोर्टफोलियो में है बाय सेल, ये मेरा बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर फॉर इंस्टेंस छोटी कंपनीज हैं जैसे शारदा, धानुका। एक फिर स्पेशलिटी केमिकल जो बड़ी वाली है उसमें वो अभी भी मुझे लगता है महंगी है, और उनका जो प्राइसिंग पावर जो है वो अभी भी नहीं आया है। और मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर और लगेंगे जब तक चाइना से सप्लाई की जो सिचुएशन है वो क्लियर होगी। पर मुझे लगता है कि वर्स्ट ऑफ द प्राइसिंग प्रेशर जो था चाइना की डंपिंग की वजह से, वो अब हमारे पीछे है। अब मुझे लगता है कि उस तरह के प्राइसेस हमें अगले 10-15 साल में देखने को मिलेंगे। तो एक यहाँ से ग्रेजुअल रिकवरी होगी प्राइसिंग की, ग्रेजुअल रिकवरी होगी वॉल्यूम्स की, और उसके साथ में मार्जिन्स की भी। अभी भी मुझे लगता है ये स्टॉक्स थोड़े महंगे हैं, क्योंकि 40-50 टाइम के पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं। मैं थोड़ा इंतजार करूंगा कि थोड़े और बाई जोन में आए, पर डेफिनेटली एट द राइट टाइम ये बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनेगी। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। अभय, हमारे लिए धन्यवाद समय निकालने के। गुड वीकेंड बोलने वाली थी, फिर याद आया कल पॉलिसी का दिन है, तो कल भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर रखते